नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व ऑनलाइन क्लास में हमने बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स के अंतर्गत जो परिबद्ध अवस्था समस्याएं हैं उनके अंतर्गत एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में स्थित कण या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल का अध्ययन किया था और इसी कड़ी में आज हम परिबद्ध अवस्था समस्याओं के अंतर्गत बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स के अंतर्गत एक अन्य जो समस्या है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन या एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र, उसका अध्ययन करेंगे। हमने जूनियर क्लासेज में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का या यूँ कहें कि एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का अध्ययन किया है और ये देखा है कि किस प्रकार किसी सरल आवर्ती दोलित्र के जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब मान होते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जिस सरल आवर्ती दोलित्र का अध्ययन करने जा रहे हैं वो क्लासिकल जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके बजाय क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे, जहाँ इसके जो एनर्जी आइगन मान्स हैं या यूँ कहें कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है, ये सब मान जो चिरसम्मत जो सरल आवर्ती दोलित्र है उससे थोड़ा भिन्न होते हैं। और चूंकि जो सरल आवर्ती दोलित्र इसका जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, इस कर्व में चूंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वी एक्स का मान v माइनस एक्स के बराबर है, इसलिए ये जो समस्या है ये एक बाउंड वैल्यू प्रॉब्लम होगी, परिबद्ध अवस्था समस्या होगी। और ये जो परिबद्ध अवस्था समस्या या एक विमीय हार्मोनिक दोलित्र है, ये अनेक भौतिक समस्याओं के हल के लिए आधार प्रदान करता है, जैसे परमाणुओं और अणुओं के कंपन, ठोसों में जालकों के कंपन इत्यादि। इस प्रकार जो हार्मोनिक दोलित्र का अध्ययन है वो क्वांटम यांत्रिकी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका एक अपना मौलिक महत्व होता है। चिरसम्मत भौतिकी में साम्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती बल F बराबर माइनस के एक्स, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है उसके लिए इक्वेशन है F इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस के एक्स, इसलिए एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। और इसका सामान्य हल होगा x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी या ए साइन ओमेगा का मान 2 पाई न्यू होता है, इसलिए x इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई न्यू टी, जहाँ पर न्यू ए आयाम है और न्यू आवृत्ति है जिसका कि मान 1/2 पाई अंडर के बाई एम होता है और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू ये कोणीय आवृत्ति होती है। दोलित्र की जो ऊर्जा है इसका जो मान है वो होगा E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसलिए E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इस प्रकार एक विमीय चिरसम्मत हार्मोनिक दोलित्र की कुल ऊर्जा E का मान
शून्य सहित कुछ भी हो सकता है, किंतु उसकी समीकरण 3 द्वारा प्रदत्त आवर्ती जो न्यू है वो निश्चित होती है। जो हार्मोनिक दोलित्र है, क्वांटम मैकेनिकल जो ऑसिलेटर है, उसकी जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो होगी d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी psi इक्वस टू 0, जहाँ vx इक्वस टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और चूंकि vx इक्वस टू v माइनस एक्स, इसलिए ये जो समस्या है ये बन गई परिबद्ध अवस्था समस्या या बाउंड स्टेट प्रॉब्लम। इसलिए जो क्वांटम ऑसिलेटर है उसकी जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो होगी d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर psi इक्वस टू 0। और इसका ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो इस प्रकार का होता है। ये Vx है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो Vx बराबर v माइनस एक्स होगा, और इस कारण ये जो समस्या है ये बाउंड वाली प्रॉब्लम बन गई है ना। तो इस तरीके से ये इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व इसमें रिप्रेजेंट किया गया। अब अगर हम जो x है इसको एक अन्य पैरामीटर y से रिप्लेस कर दें, तो इसके लिए अगर हम दो निम्न विमाहीन राशियों को उपयोग में लें, y इक्वस टू अंडरूट के एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पावर हाफ इंटू एक्स, या यूँ कहें कि y इक्वस टू m ओमेगा अपॉन एच क्रॉस पावर हाफ इंटू एक्स, या 2 पाई न्यू एम अपॉन एच क्रॉस की पावर हाफ इंटू एक्स। और दूसरी विमाहीन राशि अगर हम काम में लें, एल्फा इक्वस टू 2e अपॉन एच क्रॉस अंडरूट m बाई के बराबर ट्वाइस e अपॉन एच न्यू बराबर ट्वाइस e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा। तो इन दो विमाहीन पैरामीटर्स के रूप में जो श्रोडिंजर इक्वेशन 4 है ये बन जाएगी d2 psi x अपॉन dy स्क्वायर प्लस एल्फा माइनस वाई स्क्वायर psi इक्वस टू 0। और इस समीकरण का जो हल है उसे ज्ञात करने के लिए हम जो तरंग फलन साई है उस पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करते हैं, ताकि तरंग फलन एक वास्तविक निकाय का निरूपण करे। इसके लिए जो तरंग फलन जो प्रतिबंध है वो ये हैं कि जो तरंग फलन है वो सदैव एकलमानी, सतत तथा परिमित, सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एंड कंटिन्यूस होना चाहिए, ताकि निकाय की संपूर्ण जो निकाय की प्रायिकता है वो संपूर्ण समष्टि में, स्पेस में एक के बराबर हो जाए, अर्थात इंटीग्रेशन साई स्क्वायर dx फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बराबर 1, और x टेंस टू इन्फिनिटी होने पर साई x टेंस टू 0 होना चाहिए। तरंग फलन के स्वरूप का निर्णय करने के लिए सर्वप्रथम अगर हम साई के x टेंस टू इन्फिनिटी के व्यवहार पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जैसे ही x का मान अनंत की तरफ अग्रसर होगा, अर्थात y का मान अनंत की तरफ अग्रसर होगा, तो कण की परिमित कुल ऊर्जा E के लिए राशि जो अल्फा है वो y के सापेक्ष नगण्य हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन 7 है d2 psi अपॉन dy स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस वाई स्क्वायर psi इक्वस टू 0, ये कन्वर्ट होगी d2 psi अपॉन dy स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर psi इक्वस टू 0। अतः y के बृहत लार्ज मानों के लिए तरंग फलन का जो इस इक्वेशन के लिए
जो तरंग फलन साई है उसका स्वरूप होना चाहिए साई इक्वल्स टू e⁻² इंटू एच वाई, जहाँ पर एच वाई ऐसा फलन है जो y टेंस टू इन्फिनिटी की सीमा में साई के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है। और जो एच वाई है वो निम्न अवकल समीकरण का पालन करना चाहिए, यानी एच वाई एक ऐसा फलन होना चाहिए जो इस प्रकार की अवकल समीकरण का पालन करे d2h/dy² माइनस ट्वाइस वाई dh/dy प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू h बराबर 0। इस समीकरण को हम हर्मिटी समीकरण कहते हैं और फलन एच वाई ये हर्मिटी फलन कहलाता है। उपरोक्त समीकरण यानी जो हर्मिटी इक्वेशन है, हर्माइट इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम एच वाई को वाई की घात श्रेणी पावर सीरीज के रूप में प्रसारित करते हैं। एच वाई का मान परिमित रहे इसके लिए एच वाई की घात श्रेणी प्रसार को वाई की किसी घात के लिए सीमाबद्ध किया जाता है और ऐसा करने पर हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतिबंध प्राप्त होता है और ये जो प्रतिबंध है वो होगा अल्फा इक्वल्स टू ट्वाइस n प्लस 1, जहाँ n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 होंगे। और चूंकि अल्फा इक्वल्स टू ट्वाइस e/h न्यू है, इसका मतलब हुआ 2e/h न्यू इक्वल्स टू ट्वाइस n प्लस 1, जिससे कि e इक्वल्स टू n प्लस हाफ h न्यू। और चूंकि e है वो n का फंक्शन है, अलग अलग n के मान के लिए e के अलग अलग मान होंगे, इसलिए हम e को en लिख सकते हैं। तो en का जो मान है वो होना चाहिए n प्लस हाफ h न्यू बराबर n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, जहाँ n इक्वल्स टू 0, 1, 2 और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है। समीकरण 10 से स्पष्ट होता है कि एक दोलित्र की जो ऊर्जा है, चूंकि n के भिन्न भिन्न मानों के लिए E के भिन्न भिन्न मान होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इस दोलित्र की जो ऊर्जा है वो क्वांटीकृत होगी, क्वांटाइज्ड होगी। ऊर्जा के जो दो स्तरों का अंतराल है उसको ज्ञात करने के लिए हम n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सॉन इस प्रकार रखते जाएंगे और 2 का डिफरेंस निकालते जाएंगे और इसका जो मान है वो h क्रॉस ओमेगा या h न्यू के बराबर हमें प्राप्त होगा, जहाँ ओमेगा कोणीय आवर्ती और h क्रॉस इक्वल्स टू h/2 पाई के बराबर होता है। और इस प्रकार ये ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं। ये E0 है, ये E1 है, E2 है, E3 है। E0 का मान n बराबर 0 से प्राप्त होगा, E1 का मान n बराबर 1 से प्राप्त होगा, E2 का मान n बराबर 2 से प्राप्त होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3 या E1 माइनस E0 ये निकाला जाए तो इसका जो मान है वो h क्रॉस ओमेगा के बराबर होगा। ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके एनर्जी लेवल्स होंगे और जो n का मान 0 होने पर E0 का जो मान है वो हाफ h न्यू या हाफ h क्रॉस ओमेगा के बराबर होता है, जो क्वांटम यांत्रिक हार्मोनिक दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा होती है, यानी सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो E0 होगा और इसका जो मान है वो n बराबर 0 रखने पर हमें हाफ h न्यू या हाफ h क्रॉस ओमेगा के बराबर होगा। ये E इक्वल्स टू n प्लस हाफ h न्यू या n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा है, तो n बराबर 0 रखने पर E का मान हाफ h न्यू या हाफ h क्रॉस ओमेगा के बराबर प्राप्त होता है। तो ये जो एनर्जी है, लोवेस्ट स्टेट की जो एनर्जी है क्वांटम ऑसिलेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये 0 होने की बजाय हाफ h न्यू या हाफ h क्रॉस ओमेगा के बराबर होती है और ये जो मान है वो शून्य बिंदु ऊर्जा या 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। जबकि जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, चिरसम्मत यांत्रिक हार्मोनिक दोलित्र, उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा है वो E0 इक्वल्स टू 0 होती है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमें जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके बारे में प्राप्त होता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है क्लासिकल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है और जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो न्यूनतम ऊर्जा है वो हाफ h न्यू या हाफ h क्रॉस ओमेगा के बराबर होती है, जिसको कि हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, जबकि जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी न्यूनतम ऊर्जा है वो
जीरो प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठता है कि आइगन जो फलन है वो किस तरीके से प्राप्त किए जाएं। तो चूंकि अल्फा का जो मान है वो n पर निर्भर करता है, इसलिए अल्फा n के प्रत्येक मान या en के आइगन मान के लिए हमें एक भिन्न तरंग फलन प्राप्त होता है। प्रत्येक फलन में एक बहुपद HNY होता है जो हर्मिटी बहुपद कहलाता है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया है। एक एक्सपोनेंट घटक और एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। जो सामान्यीकरण जो प्रतिबंध है वो होगा sin स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बराबर 1, और इसका समाधान होना है वो अति आवश्यक है। इसलिए जो nth वेव फंक्शन है उसका सामान्य व्यंजक होगा sin y इक्वल्स टू nn HNY इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ HNY ये हर्मिटी फंक्शन है, NN है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ये पूरी डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इसका मान होता है m ओमेगा अपॉन h क्रॉस ओमेगा की पावर 1/4 इंटू ट्वाइस 2 की पावर n फैक्टोरियल n की पावर माइनस हाफ, और हर्मिटी जो बहुपद है इसका मान होगा HNY इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n ई की पावर वाई स्क्वायर dn अपॉन dy की पावर n इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो तरंग फलन हैं, अलग अलग तरंग फलन n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 और इनके संगत जो हर्मिटी फंक्शन है HNY और sin x और e की en, ये सब इस टेबल में दिए हुए हैं। अगर n का मान 0 हो तो HNY ये H0y बन जाएगा, इसका मान 1 होता है। sin x है, इसका मान m ओमेगा अपॉन h क्रॉस पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 होगा। E0 ये हाफ h क्रॉस ओमेगा होगा। इसी तरीके से अगर हम n का मान उपरोक्त जो इक्वेशंस हमने स्टडी की हैं HNY sin x और En, इसमें अगर हम n इक्वल्स टू 1, 2, 3 सब रखें तो उनके संगत हमें HNY sin x और En के मान प्राप्त होंगे। ये फलन जो हैं इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन वेव फंक्शंस का वो इस डायग्राम में ये दिखाया गया। हार्मोनिक दोलत्र के जो प्रथम 4 ऊर्जा स्तर हैं वो दिखाए गए हैं। ये n इक्वल्स टू 0 के संगत तरंग फलन साई 0 है, ये n इक्वल्स टू 1 के संगत तरंग फलन साई 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 के संगत तरंग फलन साई 2 और ये n इक्वल्स टू 3 के संगत तरंग फलन साई 3। और आप देख रहे हैं कि ये जो तरंग फलन है ये जो बाउंड्री है यहाँ एक्चुअल में जो स्थितिज ऊर्जा वक्र है इसके बाहर जो रीजन है उसमें भी ये जा रहा है। तो इस प्रकार जबकि क्लासिकली इसका जो मान है वो इस बाउंड्री तक ही सीमित है, लेकिन जो क्वांटम ऑसिलेटर है उसमें ये जो वेव फंक्शन है इसके पाए जाने की संभावना इस स्थितिज ऊर्जा वक्र के बाहर भी कुछ होती है, जो कि क्लासिकल और जो क्वांटम ऑसिलेटर है उसमें मेन डिफरेंस है। ये एनर्जी लेवल्स, ये जो आपके कहना चाहिए जो प्रायिकता घनत्व है साई स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट किया गया। ये n इक्वल्स टू 0 के संगत प्रायिकता घनत्व है, ये n इक्वल्स टू 1 के संगत, ये n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो प्रायिकता घनत्व है या तरंग फलन के पाए जाने की जो संभावना है वो उस क्षेत्र में भी है जहाँ क्लासिकली ये नहीं पाया जाना चाहिए, यानी जो स्थितिज ऊर्जा वक्र है इसके बाहर भी इसके पाए जाने की कुछ संभावना होती है। तो इस तरीके से ये जो प्रायिकता घनत्व वक्र और जो ऊर्जा स्तर वक्र हैं वो शो किए गए हैं। राइट, प्रायिकता घनत्व के आरेख से पता चलता है कि यद्यपि इसका विस्तार चिरसम्मत तौर पर वर्जित क्षेत्र में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फिर भी ज़्यादातर ये विभव की सीमा में ही रहता है। विभव की सीमा में n में वृद्धि के साथ दोलनों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो जाती है। n का यानी अगर n का मान हम बढ़ाते जाएं, जैसे n इक्वल्स टू 0 है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा और ये प्रायिकता घनत्व होगा। लेकिन जब n का मान अगर हम बढ़ा दें तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑसिलेशंस हैं इनकी संख्या ये बढ़ गई है ना। यहाँ आप देख रहे हैं ये कई ऑसिलेशंस होंगे, जबकि अगर n का मान कम है तो ऑसिलेशंस की संख्या है वो कम है। ये n इक्वल्स टू 0 के लिए ऑसिलेशंस दिखाए गया है और ये n इक्वल्स टू 10 के लिए ऑसिलेशंस है वो दिखाए गए हैं। अब हम चिरसम्मत हार्मोनिक दोलित्र के प्रायिकता घनत्वों की तुलना
उनके संगत क्वांटम यांत्रिक हार्मोनिक दोलित्र के प्रायिकता घनत्व से करते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्तरों को चित्र 4.10 में ये दिखाया है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। ये चित्र 4.10 ए में ऊपर n बराबर 0 स्तर के लिए क्वांटम यांत्रिक दोलित्र का प्रायिकता घनत्व दर्शाया गया है। इसके संगत चिरसम्मत दोलित्र के लिए प्रायिकता का मान, ये जो चिरसम्मत दोलित्र है उसके लिए ये डैश्ड लाइन है, ये होगा, ये चिरसम्मत दोलित्र के लिए है ना, और ये प्रायिकता घनत्व साई 0 इसको रिप्रेजेंट किया गया। इसके संगत प्रायिकता का मान डेशदार वक्र से दर्शाया गया है। अपनी गति के मार्ग पर कण के किसी स्थिति में पाए जाने की प्रायिकता घनत्व p का मान गति के अंतिम बिंदुओं पर अधिकतम होता है जहां इसकी गति मंद होती है, और साम्य स्थिति के निकट न्यूनतम होता है जहां कण की गति तीव्र होती है। इसके विपरीत एक क्वांटम यांत्रिक दोलित्र के लिए उसके न्यूनतम ऊर्जा स्तर n बराबर 0 में प्रायिकता का मान साम्य स्थिति पर अधिकतम और इसके दोनों ओर न्यूनतम तक घटते हुए अपने विस्तार ऐसे क्षेत्र में भी कर लेता है जहां चिरसम्मत यांत्रिक दोलित्र नहीं जा सकता है। n के मान में वृद्धि के साथ ये असमानता किसी प्रकार कम होती जाती है, जैसे कि 4.10 बी में n बराबर 10 के लिए साई 10 स्क्वायर का औसत मान लगभग इसी प्रकार का होता है जैसा कि चिरसम्मत दोलित्र के लिए प्रायिकता p का होता है। इस प्रकार क्वांटम संख्या n के बृहत मानों के लिए क्वांटम यांत्रिक निकायों का व्यवहार चिरसम्मत यांत्रिक व्यवहारों के निकट आ जाता है। ये संगतता नियम या बोर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहलाता है। सबसे पहले बोर ने इस के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए ये बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहलाता है। अर्थात जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, जो डिफरेंस है वो, या यूँ कहें कि n में वृद्धि के साथ जो चिरसम्मत प्रायिकता और जो क्वांटम प्रायिकता है, ये या जो चिरसम्मत व्यवहार और जो क्वांटम व्यवहार है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये लगभग समतुल्य होते चले जाते हैं। जबकि n का मान अगर कम हो तो इन दोनों में जो समानता है वो कम होती जाएगी, यानी अलग अलग होते जाएंगे। जबकि n का मान अगर बढ़ता जाए तो इन दोनों व्यवहारों में चिरसम्मत और जो क्लासिकल जो क्वांटम व्यवहार है, इन दोनों में समानता आती जाती है। अब प्रश्न उठता है जीरो पॉइंट एनर्जी। ये जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें इसका मान E = ½ h क्रॉस ओमेगा क्यों होता है? तो इसका जो जवाब है वो हमने अनिश्चितता सिद्धांत पहले ही जो पढ़ा था उसके आधार पे दिया जा सकता है। तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x इंटू डेल्टा p ये > h क्रॉस होता है, जहाँ डेल्टा x स्थिति की अनिश्चितता और डेल्टा p ये जो संवेग की अनिश्चितता है। तो दोलित्र की जो ऊर्जा है वो चूँकि इसका मान होता है E = ½ p² m + ½ kx², और इसलिए जो डेल्टा x और डेल्टा p अगर स्थिति और संवेग की अनिश्चितताओं के मान हों तो E का मान होगा ½ डेल्टा p का होल स्क्वायर अपॉन m + k डेल्टा x होल स्क्वायर। डेल्टा p इंटू डेल्टा x > h क्रॉस, अगर हम h×2 अगर हम काम में लें तो E का मान हो गया बराबर ½ डेल्टा p को हमने डेल्टा x से रिप्लेस कर दिया तो इसका मान आ जाएगा डेल्टा h² अपॉन 4m डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस k डेल्टा x का होल स्क्वायर, चूँकि डेल्टा x डेल्टा p = h×2 होता है। E के न्यूनतम मान के लिए E मिनिमम, अगर डेल्टा x के रेस्पेक्ट में E का मान न्यूनतम है तो मैक्सिमा और मिनिमा नियम से हमें मालूम है कि dE/d डेल्टा x इसका मान 0 होना चाहिए। तो E की इक्वेशन जो ये हमने प्राप्त की है, इसको अगर हम डेल्टा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और इसको 0 करें तो हमें डेल्टा x का होल स्क्वायर जो मान है वो प्राप्त होगा h×2 √k m, अर्थात इस डेल्टा x के मान के लिए जो E का मान है वो न्यूनतम प्राप्त होगा। इसलिए जो E न्यूनतम मान है, E मिनिमम, इसे प्राप्त करने के लिए हमें जो ऊपर की इक्वेशन है उसमें डेल्टा x का होल स्क्वायर बराबर h×2 √km सब्स्टिट्यूट करना होगा, जिससे E मिनिमम का मान हमें प्राप्त होगा बराबर ½ इंटू h×2 अपॉन 4m इंटू 2 √km अपॉन h× प्लस k h×2 √km बराबर ½
एच क्रॉस बाई 2 अंडर रूट के बाई एम प्लस एच क्रॉस बाई 2 अंडर रूट के बाई एम, और इसका जो मान है वो हो गया हाफ एच क्रॉस बाई ट्वाइस अंडर रूट के बाई एम ओमेगा प्लस एच क्रॉस बाई ट्वाइस ओमेगा, और ये हो गया हाफ एच क्रॉस ओमेगा। इस प्रकार का जो परिणाम एक विमीय बॉक्स में स्थित कण के लिए प्राप्त किया गया था। तो आज की अब तक हमने जो रेखिक हार्मोनिक दोलित्र का विवेचन किया था और व्यापक जो थ्री डायमेंशनल जो प्रकरण हैं उनके लिए ये जो एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी का जो सॉल्यूशन जो कि एक विमीय स्थिति में हमें n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्राप्त होता है, यही जो त्रिविमीय प्रकरण है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा En बराबर n प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो आज की ये जो ऑनलाइन क्लास है उसमें बस इतना ही। धन्यवाद।